लाल जांगड़े बहुत कम लोग हैं जो इस नाम से वाकिफ होंगे और इनफैक्ट छत्तीसगढ़ के भी बहुत ऐसे कम लोग होंगे, उनके समाज को छोड़ दिया जाए, सतनामी समाज, एससी एसटी कम्युनिटी को छोड़ दिया जाए तो बहुत कम लोग होंगे जिन्हें रेशमलाल जांगड़े जी के बारे में उनकी पूरी जीवन का पूरा पॉलिटिकल जर्नी का आइडिया हो। और आज उसी आइडिया को हम देने आए हैं। रेशमलाल जांगड़े जी की पुण्यतिथि गई है कल और इनफैक्ट आज हम आपको उन्हीं के जीवन के बारे में बताने आए हैं और उनके परिवार से मिलने आए हैं कि किस तरह से आज वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप आगे देखेंगे काफी दयनीय स्थिति है, काफी बर्बरता से कहीं ना कहीं उनको छोड़ दिया गया है हर सरकार द्वारा, भले वो कांग्रेस कह लीजिए या बीजेपी कह लीजिए। और मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों किया गया ये तो खैर सरकार ही बताएगा, लेकिन उनका जो जीवन है आप हम सबको प्रेरणा देने वाला जीवन रहा। नमस्कार, जय जौहर। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ राउंडअप में। मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और आज का राउंडअप हमारा जरा सा हटकर होगा। आज हम एक ऐसे परिवार की कहानी आपको बताएंगे। हम रोज सतनामी समाज की बात करते हैं, लेकिन आज एक ऐसे परिवार की कहानी बताएंगे जिन्होंने रेशमलाल जांगड़े जी का सफर काफी करीब से देखा, क्योंकि वो रेशमलाल जांगड़े जी के परिवार के ही मेंबर्स से आज हम बात करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको जरा सा हिस्ट्री उनके बारे में बता देती हूँ। 1950 में इंटरिम पार्लियामेंट बनाया गया था, यानी जब भारत आजाद नहीं हुआ था, आजाद होने की लड़ाई लड़ रहा था और उस समय इनफैक्ट काफी ऐसी चीजें थी, चैलेंजेस थे जो आ रहे थे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस अटेन नहीं हुआ था, उस वजह से 1950 में एक इंटरिम पार्लियामेंट बनाया गया था। उस इंटरिम पार्लियामेंट का हिस्सा रहे रेशमलाल जांगड़े जी। डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ संविधान निर्माण कमेटी के हिस्सा रहे और इनफैक्ट फ्रीडम फाइटर भी रहे, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी जी का था उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो और इनफैक्ट 1952 में जब पहला पार्लियामेंट बना इंडिपेंडेंट इंडिया का फॉर्मली, उसके सांसद रहे और इनफैक्ट बिलासपुर को रिप्रेजेंट करते थे ये। और 1952 से लेकर 1962 तक लगातार ये सांसद रहे और कुल मिलाकर सांसद रहने के बाद ये मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में काफी बड़ा हिस्सा इन्होंने निभाया। उसके साथ साथ सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर कोई है तो वो ये है कि अनटचेबिलिटी एक्ट इन्होंने 1956 में पारित करवाया। मिनी माता के जरिए इन्होंने पूरे उस अनटचेबिलिटी एक्ट को इन्होंने ड्राफ्ट किया और इनफैक्ट ड्राफ्ट करवाने के बाद, क्योंकि ये नागपुर से सतनामी समाज के पहले लॉ ग्रेजुएट रहे, उस समय अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन अपने चरम पर था और उस वजह से SC ST कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशन का राइट भी नहीं था। और उस वजह से क्योंकि सतनामी समाज के पहले ग्रेजुएट रहे तो इन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि ये उस पूरे अनटचेबिलिटी एक्ट को ड्राफ्ट करेंगे और इन्होंने किया भी। और मिनी माता जो पहली फीमेल MP रही छत्तीसगढ़ से, उन्होंने उस समय इसे पार्लियामेंट के पटल पर रखा। 2010 में स्टेट सरकार ने, राज्य सरकार ने उन्हें पुरस्कृत जरूर किया, लेकिन उसके बावजूद आज आप देखेंगे कि किस तरह से उनका जो परिवार है दयनीय स्थिति में रह रहा है। इनके 3 बेटे रहे, सबसे बड़े बेटे का निधन हो गया, बीच के एक सुपुत्र हैं और सबसे छोटे सुपुत्र ने इन पे PhD तक कर ली। इनके सैक्रिफाइसेस इतने बड़े थे, वो इतना ज्यादा इंस्पायर्ड थे अपने फादर से कि इन्होंने अपने ही फादर पर PhD कर ली। शायद ही पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई पुत्र हो जिन्होंने अपने खुद के फादर पर PhD की हो। और इनफैक्ट उन्होंने अपने फादर की जर्नी को हम सबके सामने, दुनिया देश के लोगों के सामने लाने के लिए उन्होंने अपना जीवन भी पूरा न्यौछावर कर दिया और खुद भी उन्होंने पर्सनल लाइफ में भी खुद भी शादी नहीं की। ये था हेमचंद जांगड़े जी के बारे में मैंने आपको अभी बताया, जो उनके सबसे छोटे सुपुत्र हैं। लेकिन वापस हम रेशमलाल जांगड़े जी के बारे में डिस्कस करें तो वो पूरी जिंदगी ईमानदारी से बस लड़ते रहे, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, पूरे सतनामी समाज के स्ट्रगल में सबसे बड़ा हिस्सा बनकर वो लड़ते रहे। उनकी राजनीति जर्नी जब खत्म हुई तो सामाजिक जर्नी में उन्होंने अपने जो गिने चुने पैसे हैं, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स भी काफी ईमानदारी से की, आजकल के पॉलिटिशियंस की तरह नहीं जो काफी आलीशान बंगलों में, गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स काफी साधारण तरीके से चली। अपने पारिवारिक जीवन को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ राजनीति ईमानदारी से करने की वजह से आज उनके परिवार को ये सबसे बड़ा जो कीमत है वो चुकाना पड़ रहा है। आज मैं आपको उनका सरकारी आवास दिखा रही हूँ। ये इस सरकारी आवास की जो हालत है काफी जर्जर हो चुकी है। बरसात में सीपेज की तो सिचुएशन काफी खराब होती है, लेकिन आप देखेंगे ये हमेशा ही इस घर की सिचुएशन रही है। उनकी 82 वर्षीय धर्म पत्नी भी है इस घर में, जो हमेशा, क्योंकि उम्र का
तकाजा है, बहुत ज्यादा स्वस्थ भी नहीं रहती हैं। लेकिन सबसे पहले हम हेमचंद जागड़े जी से बात करेंगे। हम इनको एक एपिसोड में लेकर भी आए थे सतनामी समाज के बारे में, जब हमें बातचीत करनी थी, और आज हम इनके साथ वापस यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा ये जो जितनी भी यहाँ पर सामान है, ये वो सारे सम्मान है जो उन्हें मीरा कुमार जी ने दिलवाए थे। और इनफैक्ट कई सारे यहाँ पर पुराने बहुत ही स्वर्णिम ये सारे जो मोमेंट्स हैं उनको पिक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं। काफी सारे स्वर्णिम मोमेंट्स ये काफी सारे आप देख पाएंगे यहाँ पर। ये आई थिंक हाँ 19 ये कांग्रेस पार्टी इन पार्लियामेंट 1955-56 के पार्लियामेंट के टाइम पे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी आपको इस तस्वीर में देखने को मिलेंगे। ये थे रेशमलाल जांगड़े जी इस तस्वीर में यहाँ पर। और कल उनकी पुण्यतिथि गई है। कहीं ना कहीं जो फैमिली है वो ये डिमांड कर रही है कि उनके नाम पर इतना उन्होंने अपने जो बच्चे कुछ पैसे हैं उस पैसों से भी उन्होंने पिछड़े वर्ग के बच्चों को एजुकेशन में छात्रावास में दे दिया। और इनफैक्ट बच्चों को एजुकेट करने का काम उन्होंने काफी लंबे समय तक अपने आखिरी सांस तक किया। लेकिन उसके बावजूद उनके नाम पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई स्मारक नहीं बनाया गया, ना उनके सैक्रिफाइसेस को कभी याद किया जाता है, इतना बड़ा पॉलिटिकल जर्नी होने के बावजूद। इसलिए आज हम हेमचंद जांगड़े जी से थोड़े ब्रीफली हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जर्नी रही उनकी खुद की, और वो कहां तक सफल रहे अपने पापा के सैक्रिफाइस को, अपने फादर के सैक्रिफाइसेस को पूरी दुनिया में और देश में लाने के लिए। आपने अपने फादर पे पीएचडी की क्योंकि आपको ऐसा लगा कि उनके सैक्रिफाइसेस को लोग भूल जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भूल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं याद नहीं रखा जा रहा है। तो आपने अपने फादर पे जो पीएचडी की, उस पीएचडी के बारे में जरा बताइए। 2014 में जब मेरे बाबूजी का जब निधन हुआ था, उसके पश्चात मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे पिता ने जो जीवन भर संघर्ष किया है, गरीब दलित शोषित वर्गों के लिए उन्होंने जो काम किया है, उन कामों को मैं जनता के सामने मैं लाना चाहता था। और मैं चाहता था कि मैं उनके पर कोई रिसर्च करूं, कोई शोध करूं, ताकि मैं उनके पूरे पॉलिटिकल सफर को, उनके सामाजिक काम को अपने पीएचडी के माध्यम से मैं बताना चाहता था, समाज को बताना चाहता था और जनता को बताना चाहता था। इसलिए मैंने उनके जीवन और उनके व्यक्तित्व पर मैंने पीएचडी की। और मुझे आज भी इस बात का दुख है कि रेशमलाल जांगड़े जी का जो लंबा कैरियर रहा और जो उनका संघर्ष में जो जीवन रहा और जो उन्होंने काम किया दलित वर्गों के लिए, शोषित वर्गों के लिए, जो उनकी दलितों की वो आवाज थे रेशमलाल जांगड़े जी, तो कहीं ना कहीं आज मुझे ऐसा लगता है कि उनको पूरी तरह से आज जमींदोज कर दिया गया है। ना उनकी जन्मतिथि पे, ना उनकी पुण्यतिथि पे, ना सरकार याद करती है, ना छत्तीसगढ़ के लोग उनको याद करते हैं, ना बुद्धिजीवी वर्ग उनको याद करता है। ऐसा क्यों? तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दलित समाज का होने की बहुत बड़ी कीमत रेशमलाल जांगड़े जी को अपने जीवन में चुकानी पड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज रेशमलाल जांगड़े जी किसी अन्य वर्ग से होते तो आज आज बहुत सारे शासकीय संस्थानों की बाढ़ आ जाती, पुरस्कारों की बाढ़ आ जाती। लेकिन कहीं ना कहीं सारे वो दलित वर्ग को बिलोंग करते हैं, जिसकी भारी कीमत उनको आज जीवन में चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल, दलित होने की वजह से, क्योंकि हमने देखा है काफी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हें नवाजने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे पुरस्कार देती है, जैसे कि इन्होंने कहा। लेकिन ऐसा कुछ रेशमलाल जांगड़े जी के साथ नहीं किया गया। आप देख सकते हैं ये एक सरकारी आवाज है जो बहुत मिन्नतों के बाद इनके परिवार को मिला है, क्योंकि उन्होंने खुद एक 7 बार सांसद विधायक होने के बावजूद खुद का मकान कभी बना नहीं पाए। पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा रुचि उनकी नहीं थी, लेकिन प्रोफेशनल उन्होंने सामाजिक लाइफ में इतना ज्यादा अपना योगदान दिया कि पर्सनल लाइफ उनको खुद के अपने बच्चे क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी भी बहुत कम होती थी। और ये उनकी खुद धर्मपत्नी हमें बता रही थी कि उन्हें आइडिया नहीं होता था कि किस हिसाब से उनके बच्चे कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं। लेकिन वो बाकी दूसरे समाज, अपने समाज के दूसरे बच्चों के एजुकेशन को लेकर काफी सीरियस थे। छात्रावास उन्होंने बहुत सारे खोल रखे थे। और इनफैक्ट आप हमें बताएं कि किस तरह से अनटचेबिलिटी एक्ट के लिए उन्होंने वो जो पूरा बिल है जो उन्होंने ड्राफ्ट कराया था, उसके बारे में जरा हमारे ऑडियंस को बताएं। माननीय रेशमलाल जांगड़े जी जब अपने सामाजिक कामों के लिए पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, संयुक्त मध्य प्रदेश में जब दौरा किया करते थे, तो कई ऐसे इलाके थे जहां पर उस समय छुआछूत का बहुत ज्यादा बोलबाला था। जांगड़े जी जब जाते थे तो उन्हें उच्च वर्ग के लोग बोलते थे कि नहीं, आप दूर खड़े रहिए, आपको अंदर नहीं आना है। अलग से खटिया उनके लिए बिछाया जाता था, पानी भी उनको दिया नहीं जाता था। तो इसका उनको मन में बहुत पीड़ा हुई कि किस प्रकार से मानव मानव गुरु घासीदास जी का संदेश है और किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हमारे देश में व्याप्त है। इस व्यवस्था से वो बेहद आहत
और बहुत दुखी थे। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीजें थी कि इस व्यवस्था के खिलाफ मुझे लड़ना है और कोई ऐसा कानून बनाना है जिसे इस व्यवस्था से हम लड़ सके। इसी से आहत होकर के उन्होंने 1956 में छुआछूत कानून का उन्होंने लोकसभा से उन्होंने पास कराया। इस कानून को जैसे मैंने बताया कि छुआछूत कानून के लिए एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी में मिनी माता जी और रेशमलाल जांगड़े जी मेंबर थे। क्योंकि उस समय पढ़े लिखे लोगों का अभाव था, रेशमलाल जांगड़े जी लॉ ग्रेजुएट थे, इसलिए छुआछूत कानून को न केवल उन्होंने बनाया बल्कि लोकसभा से उन्होंने पारित भी कराया। और जो भी संशोधन उस अधिनियम में करने थे वो संशोधन भी माननीय रेशमलाल जांगड़े जी ने किए थे। इस प्रकार अस्पृश्यता निवारण कानून को लोकसभा से पास कराने में रेशमलाल जांगड़े जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। इसके साथ ही 1954-55 में जो हिंदू कोड बिल पर जब लोकसभा में जब बहस चल रही थी, उस बहस में भी उन्होंने हिस्सा लिया था और काफी लंबी उनकी बहस हुई थी। और उस हिंदू कोड बिल में भी उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सहयोग किया, उनका साथ दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी रेशमलाल जांगड़े जी की व्यक्तित्व और उनकी विद्वता के कायल थे और वो भी बाबा साहब भी जांगड़े जी को बहुत पसंद करते थे कि इतनी कम उम्र में के होने के बावजूद भी इतने योग्य व्यक्ति हैं। तो बाबा साहब की भी जीवन शैली का जांगड़े जी के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा था। सरकार से क्या चाहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से देख पा रहे हैं हम, बहुत ही स्थिति खराब है। ये जो मकान है इसकी हालत भी काफी जर्जर हो गई है। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सिर्फ अनटचेबिलिटी एक्ट लाना या उन सारे लोगों के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए थे उस समय, सिर्फ उनके लिए लड़ना ही उनका काम नहीं था। सांसद रहते हुए उन्होंने कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए लाए थे। और इनफैक्ट उस समय तो छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश में था, तो इसलिए कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स उन्होंने यहां पर लाए। कई बहुत ज्यादा ग्रोथ छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं रेशमलाल जांगड़े, क्योंकि वो 1952 से 1962 तक सांसद रहे, तो उस समय उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें भी बहुत ज्यादा था। अब आप मुझे बताएं कि स्टेट गवर्नमेंट से क्या चाहेंगे आप? किस तरह से आपने उनके सामने बात रखने की कोशिश की या बात रखे? और हमने कई बार राज्य सरकार को अवगत कराया और कई बार हमने मांग भी रखी। जब उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह जी आए थे और उन्होंने सार्वजनिक घोषणा भी की थी कि कोई बड़ा शासकीय संस्थान हम रेशमलाल जांगड़े जी के नाम से करेंगे। और उस समय समाज ने मांग रखी थी कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। और तो उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा भी था कि मैं इस मांग को भारत सरकार तक पहुंचाऊंगा। और हमारा एक प्रतिनिधि मंडल भी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से भी मिला था और उनसे भी मांग रखी थी कि रेशमलाल जांगड़े जी को भारत रत्न दिया जाए। आज भी समाज और पूरा हमारा अनुसूचित जाति वर्ग ये चाहता है कि माननीय रेशमलाल जांगड़े जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। और इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी उनके नाम से कोई भी बड़ा शासकीय संस्थान उनके नाम से किया जाए, चाहे वह यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई बड़ा, चाहे उनके नाम से एक स्मारक भी बनाया जाना चाहिए, संग्रहालय बनाया जाना चाहिए, ताकि उनकी यादों को हम अक्षुण्ण रख सके और नई पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके कि किस प्रकार से देशभक्ति की भावना रेशमलाल जांगड़े में थी और किस ईमानदारी के साथ उन्होंने निस्वार्थ भावना से संयुक्त मध्य प्रदेश की सेवा की। वह अपने आप में अविस्मरणीय है। बिल्कुल। बहुत कम लोग ये कर पाते हैं और इनफैक्ट पॉलिटिशियंस हमने देखे हैं हमेशा से काफी ज्यादा ऐशो आराम में रहते हैं, लेकिन ये उनके 82 वर्षीय उनकी धर्मपत्नी है जिन्होंने काफी क्लोजली उनके पॉलिटिकल जर्नी को पास से देखा। आपसे भी दो शब्द हम बात करेंगे क्योंकि सुनने में उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसलिए हम जरा सा इसका पिच हम अपना बढ़ा देंगे। क्या चाहती हैं आप सरकार से? आपने देखा कि हमेशा से वो सामाजिक कार्यों में ही व्यस्त रहे, पारिवारिक जीवन उनका कुछ ज्यादा था नहीं। 3 सुपुत्र होने के बावजूद उन्हें अपने बच्चों का ठिकाना नहीं होता था। मैं तो भारत सरकार से यही चाहती हूँ कि भारत रत्न उनको दिया जाए। मेरे मन में यही चल रहा है कि कम से कम उनको भी एक बार भारत रत्न में सम्मान चाहता है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। क्यों ऐसा? अब उनके काम से, उनके ईमानदारी से। कितने ईमानदार थे वो माँ जी? बहुत ईमानदार आदमी थे। हमने बताया ना, इतने सद में सांसद रहते हुए भी किसी से 1 पैसा लेन न देन। हाँ। जो वेतन मिलता था, आप यकीन नहीं करेंगे, वेतन उस जमाने में कम मिलता था, अब तो लाखों रुपए देते हैं। अब तो आजकल के सांसद लोग उस वेतन का क्या किया करते थे? वो अब वो पैसा देते थे। हाँ। विद्यार्थियों में पढ़ाई में लगा देते थे। हाँ। पढ़ो। 12 जिला में उनका ये था, बच्चों को छात्रावास था। हाँ। उस छात्रावास के बच्चों को पैसा दे देते थे। हाँ। किसी के वहां से खरीद के, दिल्ली से खरीद के लाते थे। किसी को, सर मेरे को पेटी चाहिए, मेरे को मच्छरदानी चाहिए, मेरे को साबुन चाहिए, जो कहते थे वो ला कर दे देते थे। पारिवारिक जीवन उनका कैसा था? अपने परिवार में वो कैसे रहते थे?
अपने परिवार में तो कभी हम लोगों से ऐसा बात नहीं करते थे, अपने काम में मगन थे। हाँ। अपने काम से काम रखते थे। कोई बच्चों को कभी एक शब्द डांटे नहीं है, ना मुझसे कभी शिकायत नहीं की है, न कुछ बोले नहीं है। सामाजिक कार्यों में बहुत व्यस्त रहते थे। हाँ, सामाजिक कार्य में उनका ध्यान ना सामाजिक कार्य में बहुत ध्यान रहता था, तो उनसे हम लोग क्या बात करेंगे, बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। घर में रहते इत्मीनान से करते तो हम लोग भी कुछ बोलते। और एक भी घर उन्होंने बना नहीं पाए अपने पूरे इतने बड़े पॉलिटिकल जीवन के बावजूद। नहीं दिए, इसके इतने बावजूद भी घर उन्हीं को जब वो आई ना, क्या बोलते हैं, मीरा कुमार। मीरा कुमार जी आई तब। हाँ। मीरा कुमार जी ने कहा अपने तरफ से हाँ। कि क्योंकि उनके पिताजी इनके दोस्त थे, हाँ। बाबू जगजीवन राम जी। हाँ। मैंने देखा है जगजीवन राम जी को। हाँ। और यहाँ तक राजेंद्र प्रसाद जी को देखा है मैंने। हाँ। गार्डन घूमने जाते थे ना, तब वहाँ हम लोग बातचीत करते थे, बिल्कुल। मुलाकात करते थे राजेंद्र प्रसाद जी से। हाँ, लेकिन घर खुद के लिए नहीं हो पाया। लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं, खुद के लिए कुछ नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पे खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। 7 बार के सांसद विधायक रहे हैं वो। आजकल के पॉलिटिशियंस का तो जवाब हाल चाल तो हम जानते ही हैं, लेकिन ऐसे पॉलिटिशियन जो अपना पूरा जीवन ही जिन्होंने दलितों के लिए, SC ST कम्युनिटी के लिए लड़ने में ही व्यतीत कर दिया, इनका जीवन सम्मान करने लायक है कि नहीं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और आज का हमारा राउंड अप इसी एपिसोड पर आधारित था। इसी परिवार पर हम आपका ध्यान आकर्षण करना चाहते थे कि किस तरह से सतनामी समाज पर अभी काफी ज्यादा हमने देखा कि फोकस रखा गया है, मीडिया का भी और सारे समाज का भी, गवर्नमेंट का भी, लेकिन ऐसी कुछ चीजों पर भी जहां पर ध्यान होना चाहिए वहां पर ध्यान किसी का नहीं गया। तो हम यहां पर ये ध्यान आपका लाने की कोशिश इस राउंड में करना चाहते थे। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल विदा लेती हूं अपने वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर और देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप, और अपना फीडबैक इस एपिसोड को लेकर जरूर डालिए। नमस्कार, जय जौहर।